नहीं आंधी है आकाश पर ये धूरी चढ़ती है, रुधिर की हड्डियों की मेघ से धारा बरसती है। गिरो नीचे को अंगारों यही हत्या वो रहती है, पहाड़ों चूर हो जाओ वो देखो भूमि दिखती है। यही है वो, यही है वो, इसी ने उसको मारा है। उठाओ नार की कीड़ों, यही भोजन तुम्हारा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बरेली की शान और मैं हूं आपके साथ आपका छोटा भाई अजीज आजम खान। दोस्तों, आज शहर की एक अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। मैं उनका स्वागत करता हूं। शायद ही ऐसा कोई कलाकार होगा जो मिस्टर अंबुज कुकरेती जी को नहीं जानता होगा। वो हमारे गुरु हैं और उन्होंने रंगकर्म की शिक्षा इतनी बारीकियों से उन्होंने पेश की है कि उनके सिखाए हुए तमाम आर्टिस्ट, तमाम जो है अच्छा वर्क कर रहे हैं। यहाँ से लेके, कहने का मतलब है बरेली से लेके बॉम्बे तक वो अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। कई नाटकों में, मतलब हज़ारों नाटकों का इन्होंने निर्देशन किया है। बहुत सारे नाटक रूपांतरण किए हैं। फिल्मों में भी अच्छा खासा इनका मुकाम रहा है। तो चलिए मैं गुफ्तगू करवाता हूँ अपने गुरु भाई मिस्टर अंबुज कुकरेती दादा से। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बरेली की शान। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मस्थली कहाँ रही है और कर्मस्थली कहाँ रही है? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल रहने वाला हूँ। जी जन्म मेरा पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और कर्मस्थली क्योंकि फादर यहाँ बरेली में थे, जी तो पूरा मतलब पढ़ाई लिखाई सब बरेली में ही हुई। जी। उसके बाद में बस यही। अच्छा सर, जैसे कि मैंने खुद भी देखा है और बरेली में शायद ही ऐसा कोई कलाकार हो जो आपको ना पहचानता हो, ना जानता हो। आपने एक अच्छा खासा, बहुत अच्छी तरीके से अपने थिएटर और रंगकर्म की दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत रंगकर्म की दुनिया में कैसे और कब हुई? बड़ा अच्छा सवाल है आजम भाई। और मसला ये था कि आजम भाई, यहाँ पे हमारी संस्था थी गढ़वाल सभा बरेली करके। जी तो पर्वतियों क्या है कि हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, ये अपने मनोरंजन के लिए साल में एक बार रामलीला जरूर करते हैं, चाहे जी वो हिल्स में, हिल्स के रहने वाले हों, चाहे वो हिल्स से यहाँ देश में यहाँ शहरों की तरफ बस गए हैं। जी। वो यहाँ संस्थाएं बना के, इस समय बरेली में 5 संस्थाएं पहाड़ियों की मौजूद हैं उत्तराखंड की। बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार एक गढ़वाल सभा थी जिसका कि निर्माण यहाँ पे सन 1962 में, 61 में हुआ था। जी तो एक पहाड़ी होने के नाते, गढ़वाली होने के नाते उसमें हमारा दखल था। हमारे पापा भी उसमें जाया करते थे। जी। तो सन 68 की बात है कि मैं रामला देखने गया हम्म। और वहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती बंदर बना दिया गया। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। तो वो आलम भाई, ये समझ लीजिए कि आप वो बंदर का जो पैदाइश हुई है रंगमंच से, जी तो उसका भी बड़ा अजीब वाक़या है। जी बड़ी अजीब किस्से हैं उसके भी। ये जब मैं मंच पे पहुँचा तो कोई था ही नहीं मंच पे, अकेला मैं तो खड़ा था क्योंकि वो बच्चे थे ही नहीं, राम लक्ष्मण को आना था। हम्म। तो पीछे से उन्होंने जो प्रॉन्टिंग का हिस्सा था, जी प्रॉन्टिंग, जी। वो बोलने लगे पीछे से कि भाई बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। हमारी आवाज़ें नहीं लगी, पब्लिक देख के हम तो काँपने लगे। बिल्कुल। तो मैं 8th में पढ़ते सन 68 की बात है। वो हम जब काँपने लगे तो उसने यूँ करके झाँक के देखा, उसने कहा लड़का तो ठीक ठाक लग रहा है, बोल क्यों रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि पीछे आओ, पीछे हम्म। पीछे आओ। तो हम पर्दे पर्दे चला करते थे, जी पर्दों जी। पर्दों पे लीला होती थी। तो हम पर्दे की तरफ को पीछे, प्रॉन्टर पीछे रहता था, हम पीछे पर्दे पे जैसे उसने हमारे हिप्स पे एक लात मारी पीछे से, हम्म। और हम सब मुंह के बल गिरे और रोने लगे, आंसू आने लगे, और हमारे अब जय श्री मुंह से निकला और गिर पड़े। गिर पड़ने के वहाँ से हनुमान जी आए, उन्होंने एक मुखौटा हमारे मुंह पे लगा दिया, हम उसके ऊपर रो रहे। ये वो जो लात थी, हम्म। प्रॉन्टर साहब की, शिव प्रसाद नाम था उनका, जी। और वो निर्देशक भी थे वहाँ के गढ़वाल सभा के उस समय। हम्म। वो लात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। हाँ। बस उस लात के माध्यम से लोग मंच पे आए, फिर धीरे 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 रामला करने लगे। तो करते 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 फिर एक नारायण डबराल जी करके एक बड़े भाई साहब थे हमारे, हैं अभी भी वो, उस समय हम्म। दिल्ली में कार्यरत हैं वो। तो वो उन्होंने एक प्ले उठाया वीर अभिमन्यु। जी तो प्ले उठाया वीर अभिमन्यु, मुझे उन्होंने द्वारपाल की भूमिका दी उसमें। जी। कि ये तो एक एक ही डायलॉग था कि महाराज की जय हो, आचार्य आते हैं।
तो वो वीर हनुमान हमने पहला नाटक मेरी लाइफ में था, और जब सच में उसके फिर धीरे 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 करके फिर वहाँ के माध्यम से फिर हम लोग शहर की तरफ मुड़े। शहर की तरफ मुड़े तो रंजीत वालिया साहब से मुलाकात हुई, तो नक्षत्र वो लोग चलाते थे, तो उन्होंने उनके साथ हमने प्ले करने लगे। तो पहली बार हमने जो इस साइड में प्ले किया, मतलब गढ़वाल से हट करके जो शहर की तरफ जो हम मुड़े, तो शहर की तरफ जो हमने प्ले किया था वो था मुखोटा करके, मुखोटा। जी। तो उसमें मेरे समय मदर ख़त्म हो रखी थी, तो बाल बहुत बिल्कुल नहीं थे, तो उन्होंने पंडित जी की भूमिका उसमें दी थी एक, तो वो हम लोगों ने खेला। और उसके बाद मुखोटा करने के बाद फिर वो रत्नाकर साहब के साथ में हम लोग ये कंपटीशन में गए रामपुर, और वो संयोग एक प्ले था उनका, उन्हीं का रत्नाकर जी का लिखा हुआ था, वहाँ हमारी राकेश श्रीवास्तव से मुलाकात हुई, और वो नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई। तो एक समय ये आ गया कि राकेश मेरा तो दांत काटे की रोटी हो गई, और वो उनके साथ बहुत काम किया, फिर धीरे 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 करके फिर तब। अच्छा सर, ये जो आप बात बता रहे हो सन 60 या 62 की बात बता रहे हो, जी। मतलब मेरे पैदाइश होने से बहुत पहले की बात है। पहले के रंगकर्म में और आज के रंगकर्म में कितना अंतर और किस चीज़ का अंतर आया सर, ये बताइएगा। पहले के एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि पहले के जो प्लेस होते थे वो ज़्यादातर प्रॉन्टिंग पे आधारित थे। जी। मतलब जो हम लोग प्रॉन्टिंग में पर्दे, हम लोग रामला में करते थे तो प्रॉन्टिंग पे करते थे पूरा। दो 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 तीन दिन प्रॉन्टर रहते थे, एक उस पखुए में रहता था, एक इस पखुए में रहता था, विंग्स पे, एक इस विंग्स पे, एक विंग्स पे। तो वो वहाँ से अगर आर्टिस्ट उधर है तो वो उधर से बोलेगा, अगर आर्टिस्ट इधर है तो वो उधर से बोलेगा। तो हालांकि रिहर्सल्स भी होती थी गाने, क्योंकि हमारे यहाँ संगीत में लीला होती थी, तो गाने की रिहर्सल्स भी हुआ करती थी। परिवर्तन सिर्फ बहुत आया है, बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि नाटक बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है, बहुत ज़्यादा इसने फैला है, बहुत ज़्यादा उन्नति पे नाटक आया है। और जो हम लोग पहले पर्दों पे लीला खेला करते थे, तो अब वो सेट्स पे आ गए, फिर हम लोग प्रतीकात्मक हो गए, प्रतीकों को चिन्ह मान के खाली एक प्रतीक बनाते हैं, उसके बाद नाटक कर जाते हैं। हाँ, जहाँ तक संबंधों की आप बात करें या मेल मिलाप की बात करें, उसमें बहुत कमी आई है, खामियाँ आई हैं। पहले के जो लोग थे बहुत एकता रहा करती थी, एक दूसरे को समझते थे, अब वो बात ज़रा कम देखने को मिलती है। जी, बिल्कुल। आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया है सर, मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल के ज़माने में बहुत सारे रिश्ते नाते ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि बरेली में आपने किन-किन लोगों के साथ में काम किया है, और जो नाटकों की जो संख्या रही है, असंख्य है वैसे तो, लेकिन कुछ चुनिंदा नाटक आपको कौन-कौन से अच्छे हैं जो आपने अच्छी तरीके से उनको लोगों के साथ में खेला है सर? बरेली के ज़्यादातर लोगों को साथ में मैंने तो मेन तो मैंने नक्षत्र से जुड़ा तो रंजीत वालिया के संग में ही करता था। जी। उसके बाद में मुझे जो डायरेक्शन फील्ड में लाने का श्रेय गया है वो था संजय सक्सेना जी को। जी। इनकी अपनी एक संस्था है यहाँ पे, नृत्य नाट्य संस्थान करके है। तो ये हम लोग वो कर रहे थे पहले, क्या कहते हैं, घासीराम कोतवाल। तो उसमें मैं नाना की भूमिका कर रहा था, राकेश भाई उसमें वो बने थे, क्या कहते हैं, घासीराम। और इसमें सूत्रधार की जो भूमिका अदा कर रहे थे वो संजय सक्सेना जी थे। तो संजय सक्सेना जी से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई। अब नज़दीकियाँ बढ़ी तो उन्होंने कहा मैंने ग्रुप खोल रखा है, उसको हम प्ले करना चाहते हैं, आप उसको डायरेक्ट करिए। हमने तो कभी निर्देशन की कभी सोची भी नहीं, ज़बरदस्ती करके उन्होंने हमसे प्ले डायरेक्ट करवाया। वो क्या कहते हैं, जो काम जारी है जी। के पी सक्सेना जी का लिखा हुआ है। और इसका मंचन जो था वो बरेली कॉलेज के उस पे सभागार में हुआ। बस वो पहला निर्देशन का काम था। उसके बाद फिर इन्होंने मुझसे वो एक प्ले करवाया, चरणदास चोर। वो चरणदास चोर किया, धीरे 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 करके चलते गए आगे। असंख्य नाटकों धीरे-धीरे हाँ, क्रम तो चलता प्ले गया। काफ़ी प्ले खेले हैं। जी। और ज़्यादातर प्ले निर्देशित ही करे हैं, मतलब एक्ट तो बहुत कम प्ले में किया है। जी। कारण कि मेरा जो अपना सोचने का दृष्टिकोण ये रहा है कि अगर मैं निर्देशन किसी प्ले का कर रहा हूँ या निर्देशित किसी नाटक को कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसमें कैरेक्टर लेके चलता हूँ तो मैं उस नाटक के संग में पूर्ण वो नहीं दे पाऊँगा, क्या कहते हैं, ध्यान नहीं दे पाऊँगा उसमें, क्योंकि उसमें मेरा भी एक कैरेक्टर होगा, तो मैं अपने कैरेक्टर को ध्यान दूँ या पूरे प्ले को नज़र में रखूँ। जी। मुझे लगता है, या तो हो सकता है मेरी कमी हो। नहीं, ये सर कमी नहीं है, ये ठीक बात का आपने कही है। अच्छा सर, एक बात और, आपको सर बरेली के अंदर जो नाटक हम लोग करते हैं, रंगकर्म करते हैं, जो उसके अंदर की ब्लॉकिंग होती है, जो सिंबॉलिक होता है, कौन कैरेक्टर कहाँ खड़ा होगा, कौन सेट कहाँ लगेगा, तो ब्लॉकिंग का आपको मास्टर कहा जाता है। तो सर ये उपाधि किसने दी, और ब्लॉकिंग के जो आपको मास्टर बोला जाता है, इस चीज़ में थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा सर आप।
देखिए आजकल क्या होता है कि हम रंगमंच को पूरा एक कैनवास के माध्यम से अगर आप देखते हैं, जी। पूरा जो थिएटर है 70 फीट का मंच या 55 फीट का मंच जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको एक कैनवास मान के अगर हम देखते हैं, उसमें जब हम पोतते हैं रंगों का, तो वो कलाकारों के द्वारा, जी। तो कहाँ पे खिड़की लगनी चाहिए, मानो एक घर का ही सेट लगाना, कहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, कहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए, एक सेटिंग होती है घर की। और वही सेटिंग ठीक मंच पे भी होती है कि मतलब आप आर्टिस्ट कोई छिप तो नहीं रहा आपसे, आपको कोई ब्लॉक तो नहीं कर रहा है, या फिर आपने अगर ब्लॉकिंग वहाँ दी है उसको तो क्यों दी है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह कि उसको आगे रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि क्या वो लाइट अगर लाइट, क्योंकि लाइट प्राण माना जाता है नाटकों का, तो क्या हम लाइट के लिए जगह छोड़ के चल रहे हैं मंच पे या नहीं चल रहे हैं, या सीधा सीधा हमने जो करा वो कर दिया है। तो सारी चीज़ें को अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं तो आपका वो एक खूबसूरत सा एक पूरा दृश्य तैयार हो पूरा दृश्य एक मतलब कैनवास पे एक चित्र सा खिंच जाता है अच्छा आराम सर, से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बरेली में जो एक पहले एक प्रथा थी, चवन्नी उछाल प्रथा, वो मैंने कई लोगों से सुनी है सर, उसके उसका जिक्र मैं करता हूँ अक्सर लोगों से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो है क्या, मतलब था क्या वो? चवन्नी उछाल असल में क्या है आजम भाई कि अभी ये सीजन आ गया, जी। जैसे अब ये दशहरा हाँ, दशहरा आ दशहरा रहा का है, सीजन आ गया। तो जगह जगह ये नौटंकियाँ बुलाई जाती हैं। जी। चवन्नी उछाल असल में वहीं से आता है ये। अच्छा। तो वो जो गांव से जिनका पेशा ही ये है कि वो पैसे लेते हैं और नाटक करते हैं, तो हमारे यहाँ ये जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक मनोरंजन सदन है पीछे हाँ, रेलवे का, मनोरंजन सदन है, ठीक। वहाँ पे एक छोटा स्टेज बना हुआ, उन्हीं के लिए बना हुआ था वो। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ हम देखने जाते थे उनको। तो वो जैसे ही राम लक्ष्मण मतलब कर रहे हैं वो, उसके बाद जब बीच में सीन आना तो वो पैसे, क्योंकि पैसे लेने उनको जनता से, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो रुपया दे जे चवन्नी उछाल के ऐसे गीत गाते थे। अब कहते जिन बाबू ने दियो रुपया बाल बाल पर जाऊं, तुम तो सैया चलो कुठरिया मैं पीछे से आऊं, दे चवन्नी उछाल के दे दलाल, इस प्रकार मैंने कहा, यार ये क्या है? अजीब ही मतलब मेरी नज़र में चवन्नी उछाल तो वो था। अब बाकी इन्होंने इधर क्या किस ढंग से पेश किया उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो वहीं देखा है चवन्नी उछाल। अच्छा सर, आपका हालांकि बहुत सारों नाटकों में आपने वर्क किया है, निर्देशन भी किया है, और कोई है कोई बहुत दिल के करीब जो आपको लगता है कि मतलब कोई एक बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा कोई डायलॉग किसी भी देखिए नाटक किसी भी? मैं पारसी रंगमंच से ही पैदा हुआ हूँ, क्योंकि बंदर वो रामलापुरी पारसी में होती जी। थी। तो मैं आपको एक उसका पंडित राधेश्याम कथावाचक का एक जो अर्जुन में करता था उसमें, जी। उसमें मैं उसका एक छोटा सा एक सुना देता हूँ आपको जी। शेर। नहीं आंधी है आकाश पर ये धूरी चढ़ती है, रुधिर की हड्डियों की मेघ से धारा बरसती है, गिरो नीचे को अंगारों यही हत्या वो रहती है, पहाड़ों चूर हो जाओ वो देखो भूमि डिगती है, यही है वो इसी ने उसको मारा है, उठाओ नार की कीड़ों यही भोजन तुम्हारा है। एक्चुअली ना ये बहुत जो बढ़िया। पारसी है इसका स्वर ही सारा सप्तम से शुरू होता है, जी। पंचमा पंचमा सप्तम से शुरू होता है। हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि बरेली में बहुत सारे न्यू कमर आर्टिस्ट आपके भी पास आते होंगे, और भी तमाम कई संस्थान हैं यहाँ सीख रहे हैं, तो जो न्यू कमर आर्टिस्ट हैं, रंगकर्म के क्षेत्र में जो आ रहे हैं, वो अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनको सर ऐसे कौन सा एक चीज़ या एक लाइन जैसे थिएटर रंगकर्म में आप कहना चाहेंगे जिससे वो अपना करियर बना सकें, या उस चीज़ को पकड़ के ऑब्जर्वेशन करके इस टाइप के, ऐसा कुछ आप थोड़ा सा बताइए, संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आदमी बहके नहीं। जी। बहकने से मतलब मेरा अर्थ ये है यहाँ पे कि आदमी बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की लालसा रखता है, ख़ास तौर पे एक्टर जो है। जी। अब उसको अच्छे बुरे का तो ज्ञान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बरेली में ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखा। अभी हाल में यहाँ पे एक एक्टिंग स्कूल की स्थापना मेरे ख्याल से आप ही के द्वारा हुई थी वो। जी। और उसमें करीब 3-4 लाख रुपए आप लोगों ने लगाए भी इसमें। और उसमें एक योग्य मतलब आप समझिए कि उसमें वो शाहजहाँपुर के जो हैं वो क्या नाम उनका, ध्रुवेश आर्य जी। दुर्गेश आर्य जी थे, और दूसरे ये लोग बॉम्बे से आके यहाँ सिखाने भी लगे थे। पर ये दुर्भाग्य है बरेली का कि मतलब इन लोगों ने इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई, डायरेक्ट बॉम्बे पहुंचना चाहते हैं डायरेक्ट। तो कहाँ इसमें आप इनको अगर संदेश देंगे तो क्या वो संदेश आपको मान लेंगे?
नहीं सर, ये तो एक मतलब चीज़ अलग है। मतलब एक बात कह रहा हूँ, मतलब आप मैं अन्यथा मत लें आप इसको, नहीं, मतलब नहीं, कोई लेकिन दिक्कत जो नहीं। हकीकत मुझे जो लगता है हुँ, कि संदेश उनको, तो सबसे पहले तो भैया मसला ये है कि आप टारगेट एक मान के चलें अपना, जी। और उस पर ही अमल करें, और उस पर उसको पूरा पूरा 100% उसको देने की कोशिश करें। जी, बहके नहीं कदम, बिल्कुल, दो नाव पे पैर न कि साहब आज इधर हैं कल उधर हैं, आज ये नहीं बिल्कुल, मिल रहा है तो ये छोड़ दो, वो नहीं मिल रहा है तो वो छोड़ दो। बिल्कुल, अगर आप एकमुश्त लगे हुए हैं अपनी लगन पे, तो आप ईश्वर आपको कामयाब करेगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, अच्छी बात कही सर आपने। अच्छा सर, रंगकर्म थिएटर और फ़िल्म में एक बहुत बारीक सा अंतर दिखाई देता है, वो क्या अंतर है सर? सर बारीक सा अंतर भी नहीं है तो बहुत बड़ा अंतर दोनों जी, में। क्योंकि एक सबसे पहली चीज़ तो थिएटर जो है लाउड है, जी, और फिल्म लाउड नहीं है। जी, दूसरी बात क्या है कि फिल्म को करने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए, जी, खासतौर पे एक्टर के लिए। क्योंकि अगर एक शॉट उसका मास्टर लग गया, दूसरा क्लोज लगना है, तो उसको 2 घंटे अगर बैठना है मेकअप में, तो 2 घंटे बैठेगा वो। तो वो पेशेंस आपके पास होना चाहिए। फिर फिल्म जो है बिल्कुल वास्तविकता यथार्थ के बहुत करीब है, जी, और जबकि थिएटर जो है वो थोड़ा सा मेलो ड्रामा जिसे आप कहते हैं, थोड़ा ड्रामा आता ही है उसमें, थोड़ा सा जी, लाउड बोलना है, माइक दूर है, लाउड बोलना है। एक जो रियलिस्टिक एक्टिंग होती है वो थोड़ा थिएटर से हो रही है, पर लेकिन जी। थोड़ा सा बैलेंसिंग है वो, शहर बरेली, ये तो आपको पता ही है सर, साथ नाथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। माहे आला हजरत आला के नाम से हज़रत बहुत की मशहूर नगरी के नाम से फ़ेमस है, और जहाँ राधे श्याम कथावाचक जी रहे थे किसी ज़माने में, उनकी ही लिखी हाँ, हुई ये किताबें, एक बात मैं उनके जरूर लिखे आपके हुए। चैनल आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैं। जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है बरेली का कि मतलब पंडित राधेश्याम कथावाचक जैसे मतलब यहाँ पे रहे हैं, जिनके नाम से मतलब पूरी ये नगरी जानी जाती है, जी। और उनके साथ में जो मास्टर फिदा हुसैन नरसी, नरसी। जो मुरादाबाद के थे, जिनको कि जी। नरसी अवार्ड हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, हुँ। और वो यहाँ पे लखनऊ, यहाँ पे बरेली में वो जो करते थे तो वीर मैंने तो वो अर्जुन करते थे, और हाँ, पंडित राधेश्याम जी तो कृष्ण का करते थे, बहुत अच्छा। और कुमार टाइगर में इनका शोज हुआ करते थे। क्या ऐसा बात ये सुनने में आया, हमने खैर है! हमारी तो खैर हमारा सौभाग्य नहीं रहा है देखने का, लेकिन हुँ, पर ऐसा सुनने में आया कि ऐसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग इतनी मेहनत, वो ऐसे शख्सियत जो यहाँ पे हुँ, हैं, उनके नाम से यहाँ बरेली में न तो देखिए, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये सभागार का होना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल, तो कम से कम राधेश्याम, पंडित राधेश्याम कथावाचक सभागार जिसमें कि प्ले कर सकें, बिल्कुल। नाटक कर सकें। आज भी हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत अगर हमको मिलता है या अच्छा खासा मिलता है, तो हमें विंडरवेयर से मिलता है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि संजय कम्युनिटी अगर हॉल भी है तो वो भी कम्युनिटी हॉल है, वो थिएटर का हॉल, तो उसको मान के नहीं चल सकते आप। तो ये एक मतलब आपके अपने चैनल से मैं आप ये कहना चाहूँगा कि मतलब किसी तरीके से सरकार की आंखें खुलें, और वो बरेली में एक बढ़िया सा एक ऑडिटोरियम छोटे बजट का, जिसमें 250-300 लोग बैठ सकें आराम से। इतने ही होते हैं नाटक देखने वाले, इससे ज़्यादा होते भी बिल्कुल। नहीं हैं। तो ये दे सकें। आपने आपने सर बहुत अच्छी जो बात कही है, पंडित राधेश्याम कथावाचक जी, का शहर रहा है बरेली उनका जी, नाम, जी। और उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज वर्ल्ड में आज पढ़ी जा रही हैं। जी, हम जो रामलीला करते हैं, जी, वो जी। सब उसी पे आधारित उसी है। का बहुत अच्छी बात कही है आपने सर। और सर ये बताइए कि बरेली की शान जो चैनल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, बरेली के शान का जो आपका आपका जो ये जो आपने वो दिया है जुमला, क्या बोलते हैं इसको, टाइटल शीर्षक जो दिया है, आप ऐसे तो कुछ नहीं है कि हम बरेली के शान हैं, पर लेकिन आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके माध्यम से एक रंगकर्मी को स्टेज मिलना बहुत बड़ी बात हो रही है। आपके माध्यम से एक चैनल जो है वो एक छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने ला रहा है, एक बहुत जी, बड़ी बात है। और रूबरू कर रहा है उन दर्शकों को कि भैया ये भी एक छुपा हुआ है, जी। ये भी वो जुगनू है जो कि सूर्यास्त के बाद चमकता हुआ दिखाई चमकता देगा। है, बाद में चमकता है। तो ऐसी ये आप हमारी शुभकामनाएं चैनल के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर आपको खूब सफल करे इस चैनल को। और बाकी तो हम देखा दोस्तों, आपने ये थी ख़ास मुलाकात हमारे गुरु भाई दादा से, जो कि एक अजीम शख्सियत है बरेली की। इन्होंने न जाने कितने नाटकों का रूपांतरण किया है, नाटकों का निर्देशन किया है, और रामलीला में महारत जो है इन्होंने हासिल की है। अक्सर अब अभी भी कुछ दिनों के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ये एक रामलीला तैयार करवा रहे हैं बिंडवेयर में, उसकी जो पूरा जो व्यू होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ऐसी शख्सियत हैं कि ऐसे लोगों के विचार हमें सुनना चाहिए, और ऐसी ही आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे पेज को फॉलो करिएगा, और बने रहिएगा बरेली की शान के साथ और आज़म खान के साथ। थैंक यू।